मेरा नाम तरुण है। ये वाकया काफी सालों पहले का है। मैं उन दिनों जयपुर में रहता था। एक प्राइवेट कंपनी ने में सेल्स डिपार्टमेंट में सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था और सेल्स में मैं हमारी कंपनी में अक्सर अव्वल या पूरे इंडिया में पहले 5 में रहता था। मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश था। मेरी प्रमोशन के चांस अच्छे थे। एक बार एक पार्टी में जहां मैं मेरी पत्नी मधु के साथ गया हुआ था, वहां मेरे बॉस भी आए हुए थे। वहां मैंने मेरी पत्नी से बॉस को मिलाया। मधु को देखकर मेरा बॉस काफी प्रभावित हुए। उस पार्टी में बॉस ने मधु से काफी इधर उधर की बातें की। मेरी पत्नी मधु दिखने में बहुत सुंदर लगती थी। वो उस समय कोई 28 साल की होगी। हमारी लव मैरिज हुई थी। ज्यादातर मधु साड़ी पहनकर ही बाहर निकलती थी। मैं और मधु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं 1 साल सीनियर था। कॉलेज में हजारों लड़कों में कुछ ही लड़कियां थी। उनमें से एक मधु थी, परंतु वो मन की इतनी मजबूत थी कि कोई लड़का उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कई बार शरारती लड़कों को चप्पल से पीटने के कारण वो कॉलेज में बड़ी प्रख्यात थी। मधु बातूनी भी बड़ी थी। बचपन से ही उसे काफी बात करने की आदत थी। उसे पुरुषों से बात करने में कोई झिझक नहीं होती थी। उसकी इसी आदत के कारण कई बार मैं मजाक में ताने मारकर उसे बसंती, शोले पिक्चर वाली हेमा मालिनी कहकर बुलाता था। बात करते करते वो अक्सर खिलखिलाकर हंस भी पड़ती थी। मधु की इसी मस्ती भरी बात करने की आदत और हंसी के कारण मैं मधु से आकर्षित हुआ था। साथ साथ में वो काफी संवेदनशील, इमोशनल भी थी। किसी अपाहिज को अथवा गरीब भिखारी को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। हम जब कोई हिंदी मूवी देखने जाते तो करुणता भरा दृश्य देखकर वो रोने लगती थी। कॉलेज में कई लड़के मधु को पटाने में जुटे हुए थे, पर उन सब के मुकाबले में मधु का दिल जीतने में कामयाब हुआ था। पता नहीं मधु ने मुझ में क्या देखा जिसके कारण उन सब हैंडसम और रईस लड़कों के मुकाबले मुझे पसंद किया। शायद मधु को मेरी सादगी और सच्चापन अच्छा लगा। कॉलेज के लड़कों के मन में मधु को पाने की ख्वाहिश तो थी, पर न पा सकने के कारण उसकी पीठ पीछे कई लड़के मधु के बारे में ऐसी वैसी अफवाहें जरूर फैलाया करते थे। खास तौर से मैंने कॉलेज के कुछ लड़कों को ये कहते सुना था कि मधु का उसके साथ या किसी और के साथ अफेयर था। वो कॉलेज में लड़कों से बिंदास मिलती थी, पर किसकी क्या मजाल जो उससे भद्दा मजाक करने की हिम्मत करे। वो भी कोई जमाना था जो बीत गया और अब हम शादीशुदा संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए अपना अपना काम कर रहे थे। बॉस ने एक बार मुझे और मधु को घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। उनके घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चों से हमारी मुलाकात हुई। बॉस का घर काफी बड़ा था और उसमें कई कमरे थे और आगे एक बढ़िया सा बगीचा भी था। बॉस की बीबी कुछ रिजर्व नेचर की थी और बहुत कम बोलती थी। बॉस स्मार्ट और हैंडसम थे, कुछ हद तक रंगीले मिजाज के भी थे। हालांकि उन्हें लंपट नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमें मिलकर अच्छा लगा। जहां तक बॉस की बीबी का सवाल था तो उसे हमसे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और पहचान की औपचारिकता होने के बाद वो अपने बेडरूम में जाकर टीवी देखने में व्यस्त हो गई। बीबी के वहां से हटते ही बॉस तो जैसे आजाद पंछी हो गए और मधु से बिंदास बातें करने में लग गए। मधु बातूनी तो थी ही, सही श्रोता मिल जाने पर उसे बोलने से रोकना बड़ा ही मुश्किल था। मधु को मेरे बॉस के साथ खुले दिल से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती थी। मेरे बॉस को शायद मधु की ये बात अच्छी लगी। मेरे बॉस और मधु ने काफी इधर उधर की बातें की। मेरे बॉस तो वैसे ही सेल्स के आदमी थे। वो बातें बनाने में माहिर थे। मधु उनसे बातें करते हुए उतनी उत्साहित हो जाती कि ये ख्याल किए बगैर कि वो मेरे बॉस थे। मधु कई बार बातों के जोश में बॉस का हाथ थाम लेती या पीठ के ऊपर हल्की सी टपली लगा देती। मधु के लिए वो आम बात थी, पर बॉस इसके कारण बेचैन हो जाते और कुछ और ही सोचने लगे। और जब मेरे बॉस बातें करने लगे, मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरे बॉस मधु पर फिदा थे
और मधु को रिझा रहे थे। इसके दो कारण थे। पहला ये कि मौका मिलते ही बॉस भी मधु का हाथ थाम लेते थे, पर मधु का बॉस का हाथ थामना और बॉस का मधु का हाथ थामने में फर्क होता था। मधु तो हाथ पकड़कर छोड़ देती थी, पर बॉस मधु का हाथ थामे रखते थे जब तक मधु उसे अपने हाथों से छुड़ा ना लेती थी। मुझे लगा कि शायद मधु ने भी ये महसूस किया था, पर उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। और दूसरा कारण यह था कि मैंने बॉस की नजरें देखी थी, जो मधु के ऊपर अक्सर अटक जाती थी। मधु कुछ भी ना समझते हुए बातों पर बातें करे जा रही थी। कुछ देर बाद जब बॉस की बीवी आई और उसने देखा कि उसके पति मधु से कुछ ज्यादा ही बात करने में जुटे हुए थे, तब उसने सबको खाने के लिए डाइनिंग रूम में आने को कहा। तब कहीं जाकर उनकी बातों का दौर खत्म हुआ। खैर, मधु के बातूनीपन से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं बॉस का और भी पसंदीदा बन गया। मुझे बॉस से कुछ ज्यादा ही मदद मिलने लगी। बॉस जब भी मुझे मिलते मधु के बारे में जरूर पूछते। एक बार जब बॉस की पत्नी और बच्चे बाहर गए हुए थे, तो हमने बॉस को हमारे घर खाने पर बुलाया। बॉस ने जब हमारे घर की सजावट देखी और मधु के हाथ का खाना खाया, तो वो मधु के कायल ही हो गए और मधु की बड़ी तारीफ करने लगे। उस शाम मधु और बॉस करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। जब मधु रसोई में कुछ बनाने जाती थी, तो बॉस भी वहां चले जाते और खड़े खड़े उसको देखते हुए इधर उधर की बातें करते रहते थे। मुझे पक्का यकीन था कि मधु जब रसोई में व्यस्त होती थी, तो बॉस रसोई में मधु के पीछे कुछ दूर खड़े हुए मधु से इधर उधर की बातें करते करते मधु को देख रहे होंगे। उन दिनों मधु के पिता को अचानक हृदय की बीमारी के कारण हॉस्पिटल में दाखिला हुआ और उसके लिए मधु की फैमिली को अतिरिक्त 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। मेरे पास 1 लाख की डिपॉजिट बैंक में थी, वो मैंने निकाल कर दी, पर 2 लाख रुपए और चाहिए थे। जब मेरी मधु से बातचीत हुई तो मैंने कहा एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है और वो है बॉस। पर मुझे बॉस से पैसे मांगने में हिचकिचाहट हो रही थी। मधु ने कहा कि वो मेरे बॉस से बातचीत करेगी। दूसरे दिन मधु मेरे ऑफिस में आई और बॉस की केबिन में जाकर उसने बॉस से बात की। मधु की बात सुनकर बॉस का दिल पसीज गया और बॉस 2 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गए। मधु ने जब पूछा कि उन्हें वापस कैसे करने होंगे, तब बॉस ने कहा वो पैसे वापस देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बॉस मेरे परफॉर्मेंस इंसेंटिव, कार्यक्षमता आधारित अधिकृत बोनस में से ही ये पैसे वसूल कर लेंगे। उन्हें पक्का भरोसा था कि इतना अधिक सेल तो मैं कर ही लूंगा। मधु बॉस की इस उदारता से इतनी गदगद हो गई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए और मधु ने बॉस के दोनों हाथ पकड़कर बहुत शुक्रिया अदा किया। बॉस ने फौरन अपने खाते में से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। मधु मेरे बॉस की ऋणी हो गई। हमने वह पैसे तो वापस कर दिए, पर मधु मेरे बॉस की ऐसी ऋणी हो गई कि समय समय पर वो उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट भेजती, और जब बॉस की बीवी नहीं होती तो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती या खाना भिजवाती। बॉस भी मौका मिलते ही मधु को मिलने आ जाते या जन्म दिवस या शादी की सालगिरह पर आ जाते और महंगे तोहफे देते। ऐसे मुझे लगा कि बॉस और मधु के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण की बात बन रही थी। मैंने मधु को भी कहा कि बॉस उसके ऊपर लट्टू हो गए थे। मधु मेरी बात सुनकर शर्माई और फिर हंसने लगी। उसने कहा, क्यों, जलन हो रही है क्या? तुम्हारे बॉस ही इतने अच्छे, स्मार्ट है, यंग है, भले आदमी है। अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो ये अच्छी बात है। मुझे उस रात को सपना आया कि जब मैं टूर पर गया था तो बॉस मेरे घर आए और मधु और बॉस दोनों ने मिलकर जमकर बातें की। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे और कहते हैं कि 7 साल के बाद एक तरह की खुजली होती है, जिसे कहते हैं 7वें साल की खुजली। तब अजीब ख्याल आते हैं और प्यार में कुछ नयापन लाने की प्रबल इच्छा होती है। शादी के कुछ सालों तक तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हुआ करती थी। शादी के 7 सालों के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। पति पत्नी के बीच कोई नवीनता नहीं रहती। एक दूसरे की कमियां और विपरीत विचारों के कारण वैमनस्य पारस्परिक मधुरता पर हावी होने लगता है, और वैसे ही पति पत्नी
एक दूसरे को घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लगते हैं। ऊपर से बच्चों की, नौकरी की, घर की, समाज की, भाई बहनों की, माँ बाप की वगैरह जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि प्यार के बारे में सोचने का समय बहुत कम मिलता है। सामान्यतः मध्यम वर्ग की पत्नियों पर बोझ ज्यादा रहता है। इस कारण वो शाम होते होते शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक जाती है। उस समय पारस्परिक आकर्षण कम हो जाता है। अक्सर मधु थक जाने की शिकायत करती और जल्दी सो जाती। तैयार होने पर भी मुझे मन मसोस कर सो जाना पड़ता था। इस कारण धीरे धीरे मेरे मन में एक शंका ने घर कर लिया कि शायद वो मेरी प्यार करने की तरीके से खुश नहीं है। बात भी कुछ हद तक गलत नहीं थी। हालांकि मधु ने मुझे कभी भी इस बारे में अपनी कोई शिकायत नहीं की। मेरी पत्नी को घूमने फिरने का और सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों जैसे संगीत, कवि सम्मेलन, नाटकों, फिल्मों, पार्टियों, पिकनिक इत्यादि में जाने का बड़ा शौक था। ऐसे मौके पर वो एकदम बंठन कर तैयार हो जाती थी और अगर उसको वो प्रोग्राम में मजा आया तो वो बड़े चाव से उसके बारे में देर रात तक मेरे साथ बेडरूम में बात करने लगती। हालांकि मेरी पत्नी मधु बहुत शर्मीली, रूखी और रूढ़िवादी, मैं तो यही सोचता थी। पर जब उसे बाहर घूमने का मौका मिलता था तो वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। उसे कपड़े पहनने का शौक था और उस समय वो शालीनता पूर्वक अपने मर्यादित प्रदर्शन करने में झिझकती नहीं थी। एक बार हमारे क्लब में सारे मेंबरों का सिर्फ पति पत्नी ही आमंत्रित ऐसा मिलन समारोह हुआ। उस दिन जब हम वहां पहुंचे तब मैंने देखा कि सारे पति वर्ग मेरी पत्नी मधु को छिप छिप कर घूर रहे थे। उन बेचारों का क्या दोष? मेरी पत्नी मधु थी ही ऐसी। उस दिन क्लब के मिलन समारोह में अपने घने लंबे बाल मधु ने खुले छोड़ रखे थे। इससे तो वो और भी सुंदर लग रही थी। वहां सारे मर्दों की पैनी नजरें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ मेरी पत्नी ही थी और कोई औरत थी ही नहीं। हालांकि वहां करीब 25 से 30 औरतें थी। मुझे पुरुषों के मधु को लालची निगाहों से देखना पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। एक कारण तो यह था कि मुझे बड़े गर्व का अनुभव होता था कि मेरी पत्नी उन सब की पत्नियों से ज्यादा सुंदर है। उस समय मधु कुछ महिलाओं से बात करने मुझसे थोड़ी दूर चली गई। तब घोषणा हुई कि अब डांस होगा। सबको अपने साथीदार के साथ डांस फ्लोर पर आने के लिए कहा गया। मधु और मुझे ना डांस आता था और ना ही कोई डांस करने में इंटरेस्ट था। तब मेरे बॉस मेरे पास आए। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा, हेलो तरुण, कैसे हो? क्या मैं तुम्हारी खूबसूरत बीबी के साथ डांस कर सकता हूं? मैंने बॉस से कहा, सर उसे या मुझे डांस करना नहीं आता, बाकी आप देख लो। मधु वहां खड़ी है। मैंने महसूस किया कि मेरे बॉस की लालच भरी नजर मेरी बीबी पर कभी से टिकी हुई थी। मैं तो जानता ही था कि मेरा बॉस तो पहले से ही मेरी बीबी पर फिदा था। बॉस मुझसे दूर मधु जहां खड़ी थी वहां गए और मधु से कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने अपने साथ डांस करने के लिए मधु का हाथ पकड़ा और उसे डांस करने के लिए आग्रह करने लगे। मधु थोड़ी सी नानुक्कड़ करने लगी पर बॉस के ज्यादा आग्रह करने पर मधु उन्हें मना नहीं कर पाई। वो बॉस की ऋणी थी कि उन्होंने कांटे के समय पैसा देकर मधु के पिता का जीवन बचाया था। मधु ने मेरी ओर देखा। मैंने कंधे हिलाकर मधु को बॉस के साथ डांस करने के लिए मेरी स्वीकृति दे दी। मधु उनके साथ फ्लोर पर चली गई। जैसे ही वो और मेरी खूबसूरत बीबी मधु ने डांस करने की शुरुआत की तब पता नहीं कहां से अपने पति के साथ मधु को डांस करने की शुरुआत करते देख बॉस की बीबी फौरन वहां पहुंच गई। बॉस की बीबी के चेहरे के भाव देखकर मधु वहां से बिना बोले अपनी कमर पर रखे बॉस के हाथ हटाकर वहां से खिसकी और वापस मेरे पास आ गई। बॉस को मधु के साथ देख मेरे अंदर एक अजीब तरह का रोमांच हो रहा था। मुझे कुछ निराशा हुई कि मधु को मेरे बॉस के साथ डांस करने का मौका नहीं मिला। उस पार्टी में मेरा एक दोस्त अजय था। वो हमारे कॉम्पिटिटर की कंपनी में काम करता था, पर हमारे बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। कई बार हम टूर पर ट्रेन में या दूसरे कोई शहर में मिल जाते थे,
तब कई इधर उधर की बातें भी करते थे। हमारी कंपनी में काम करती लड़कियां और औरतों पर भी टिका टिप्पणी करते रहते थे। हम एक दूसरे की बिबियों के बारे में भी ऐसी ही ऊल जलूल तंज कसते रहते थे। हालांकि सारी बातें सभ्य तरीके से ही होती थी। अजय मेरी ही उम्र का था और अच्छा लंबा तंदुरुस्त और सुगठित मांसपेशियों वाला था। उस समय उसकी कोई 30 साल की उम्र रही होगी। वो गोरा चिट्टा और गोल सा चेहरे वाला था। उसके बाल जैसे काले घने बादल समान थे। उसने मैरून रंग की शर्ट पहनी थी और गले में स्कार्फ सा बांध रख था। उसकी धीमी और नरम आवाज और सबके साथ सहज से घुल मिल जाने वाले स्वभाव के कारण सब उसे पसंद करते थे। यहां तक कि सारी स्त्रियां भी उससे बात करने के लिए उतावली रहती थी। वो आसानी से महिलाओं से अच्छी खासी दोस्ती बना लेता था। बल्कि कई बार मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना था कि अजय जब भी किसी महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता था तो अक्सर उसे अपनी प्रेमिका बना ही लेता था। मतलब उसे मिले बगैर चैन नहीं लेता था। पहली बार जब मैंने उसे मेरी पत्नी मधु से मिलाया तो वो मधु को घूरता ही रह गया। जब उसे लगा कि वो ज्यादा देर तक घूर रहा था तो उसने बड़ी विनम्रता और सहजता से माफी मांगते हुए कहा, भाभी जी, मुझे आपको घूर घूर कर देखने के लिए माफ कीजिए। मैंने इससे पहले आपसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप शादीशुदा हैं। भला कोई अगर एक शादीशुदा एक बच्चे की मां को यह बताए कि वो एक बहुत सुंदर लड़की है तो वो तो पिघल जाएगी ही। बस और क्या था। मेरी पत्नी मधु तो ये सुनते ही पानी पानी हो गई। ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा सुनकर शर्म के मारे मधु के गाल लाल हो गए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, प्रशंसा से खिल उठी और अपने आप को संभालते हुए बोली, अजय, मुझे चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ। मैं जानती हूं कि मैं कोई सुंदर नहीं हूं। ये तो तुम्हारी आंखों का कमाल है कि मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूं। मैंने मेरी बीबी की अपनी खुली तारीफ से शर्माते हुई हंसी देखी और मैं समझ गया कि ये तो गई। कहते हैं ना कि हंसी तो फंसी। वहां से थोड़ा हटकर बाद में मधु मुझसे बोली, आपका मित्र वास्तव में बड़ा सभ्य और शालीन लगता है। क्या वो शादीशुदा है? मधु की बात से मुझे अचरज हुआ कि इतनी जल्दी मधु ने कैसे तय कर लिया कि अजय सभ्य और शालीन था। अजय हमें छोड़कर कुछ और लोगों से मिलने चला गया, पर मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बीबी अजय से कुछ हद तक इंप्रेस जरूर हुई थी, क्योंकि हालांकि अजय कुछ दूरी पर दूसरे छोर पर गया था, पर मधु उसको कभी कभी अपनी तिरछी नजरों से देखती अथवा ढूंढती रहती थी। अजय भी तो बारी बारी मेरी बीबी को ताकता रहता था। जब उनकी नजरें मिल जाती तो मधु शर्मा कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी नजरें घुमा लेती थी, जैसे वो कहीं और देख रही हो। मैंने मेरी बीबी से धीरे से कहा, देखो, अजय ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि वो एक बड़ा फ्लर्ट भी है। मैंने सुना है कि वो जिस औरत को पाने की ठान लेता है तो वो उसे पाकर ही छोड़ता है। और इसमें खूबसूरती तो ये है कि वो औरत को ऐसा इंप्रेस कर देता है कि वो भी उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। तुम तो उससे दूर ही रहना। मेरी बात सुनकर मधु चौंक गई और बोली, क्या कहते हो? पर खैर मुझे क्या, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े फ्लर्ट देखे और उनको चित किया है। मुझे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं उससे बातें कर रही थी, वरना मुझे क्या। वैसे मुझे भी वो फ्लर्ट ही लगा। मैं मन ही मन मुस्कराया। अभी अभी तो मधु अजय को शालीन कह रही थी, अचानक वो फ्लर्ट हो गया। तब अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मुझे अजय का मेरी बीवी पर फिदा होना मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद अजय ही मेरी बीवी को अपने जाल में फांस कर उसे वश कर सकता है। उसमें कैसे स्त्रियों से पेश आना और उन्हें ललचाना वो एक कला थी। एक अच्छी बात यह भी थी कि अजय कभी भी किसी भी महिला के बारे में असभ्यता भरी बात नहीं करता था। कभी उसने उसके पुराने अफेयर्स के बारे में मुझसे या किसी और से कोई बात नहीं की। मतलब वो सारी बातें कैसे सीक्रेट रखना वो भाली भांति जानता था। उसका और उसके परिवार का अपना भी समाज में सम्मान था। मतलब उससे निजी रिश्ता रखने में जोखिम नहीं था। पता नहीं क्यों,
मैं मेरी बीबी को अजय के करीब लाना चाहने लगा, पर तब मेरे अजय के बारे में ऐसी नकारात्मक बात करने से मधु के ऊपर उल्टा असर होगा, उसकी चिंता सताने लगी। अगर मधु मेरी बात से भड़क गई और अजय से दूर रहकर उससे किनारा करने लगी तो फिर तो अजय का मधु को फांसने में कामयाब होना नामुमकिन था। तब मैंने अपनी ही बात को पलटते हुए मधु से कहा, अरे यार, परेशान मत हो, मैं तो तुम्हें फालतू में चिढ़ा रहा था। अजय ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेचारा अजय शादीशुदा और सीधा है। उसकी एक बेटी भी है। हाँ, ये सच है कि वो तुमसे शायद थोड़ा आकर्षित जरूर हुआ लगता है, पर मेरे ख्याल से इस महफिल में शायद ही कोई मर्द ऐसा हो जो तुम पर लाइन नहीं मार रहा। मधु ने मेरी ओर टेढ़ी नजरों से देखा और मुझे डांटते हुए बोली, तुम हमेशा उलझुल बातें करते रहते हो। ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। क्यों उस बेचारे सीधे सादे अजय को फालतू में बदनाम करते हो? ऐसी बातें करने से उसकी बदनामी हो सकती है। कहीं तुम्हें उससे जलन तो नहीं? उसके चेहरे से लगा कि वो मेरी बात से संतुष्ट और खुश लग रही थी। कहानी जारी रहेगी।